बड़ी मुसीबत आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। भारत में सवाल उठ रहे हैं कि टेस्टिंग कम होने से कोरोना से संक्रमित लोगों की सही संख्या पता नहीं चल पा रही है। हालांकि सरकार ने बीते दिनों क्षमता बढ़ाई है और एक हफ्ते पहले जहां रोजाना 15,000 टेस्ट हो रहे थे, वहीं अब 30,000 से ज्यादा लोगों की जांच हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि करीब 26 लोगों के टेस्ट के बाद एक संक्रमित मिल रहा है। लेकिन कौन सा टेस्ट किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, इलाज की किस विधि पर जो है काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग, इस पर भी यहाँ पर जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में जांच से पहले मरने वालों का टेस्ट नहीं हो रहा। हो सकता है कि उनमें कई लोग संक्रमित हों। भारत में दूसरे देशों की तुलना करें तो अभी हालात काफी काबू में हैं, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। कई राज्यों ने रैपिड टेस्ट शुरू कर दिया है। दिल्ली, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट शुरू कर दिया गया है। उधर कोरोना के इलाज के लिए दुनिया के कई प्रमुख देशों में प्लाज्मा थेरेपी विधि को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी के लिए केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के साथ मिलकर प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद अमेरिका में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की पहल हुई, जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी। लिहाजा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी देश के चिकित्सक संस्थानों को कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति दे दी है। ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर तुलिका चंद्रा के मुताबिक केजीएमयू को प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की मंजूरी मिल गई है। कोविड-19 से लड़ाई जीत चुके मरीज अब गंभीर संक्रमितों की जिंदगी बचा सकेंगे। इनका प्लाज्मा मौत से जूझ रहे रोगियों के लिए वरदान बनेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ जल्द ही प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज शुरू करेगा। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने संस्थान को अनुमति प्रदान कर दी है। तो प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की शुरुआत जो है वो करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जल्द ही इससे इलाज शुरू भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी जो टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है, सरकार जिस तरीके से टेस्टिंग को लेकर के आगे बढ़ रही है, वो किस तरह से हो रही है और टेस्टिंग जो है कोरोना से लड़ने में कितना कारगर तरीका साबित होने वाला है या हो रहा है, इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। और कई मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर तोमर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अनिल बंसल जुड़ चुके हैं, आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, डॉक्टर रोहित भयाना इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट ये हैं हमारे साथ, आप भी जुड़े हुए हैं, लंदन से आप जुड़े हैं, और सीमा गिल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर रोहित भयाना से पूछना चाहूंगी। सर, कहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो उसके बारे में अच्छे से जान लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो हम शुरू से यहाँ पर शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो कोविड-19 है, आखिर ये कोविड-19 है क्या, कैसे इसका नाम जो है कोविड-19 पड़ा? देखिए, ये एक नया वायरस है। कोरोना वायरस एक वायरसेस का ग्रुप है जिसको कोरोना उनकी शेप के वजह से नाम दिया गया था। रेस्पिरेटरी वायरसेस भी इसमें आती हैं, सार्स वायरस आती है। कोविड-19 इसको इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि ये 2019 में सबसे पहले सामने आई थी चाइना के वुहान प्रदेश में जी। और इस बात पे काफी आगे रिसर्च चल रही है कि ये सबसे पहले वुहान में कहाँ से आई, क्यों आई, किसी एनिमल या बैट से आई या किसी और वजह से वुहान में प्रकट हुई। लिहाजा बहुत ज्यादा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। काफी रिसर्च हुई है, काफी रिसर्च और भी चल रही है जी। इसकी म्यूटेशन भी सामने आई है कि ये म्यूटेट भी कर गई है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा इसके बारे में कहना लाजमी नहीं है। इसीलिए वैक्सीन की डेवलपमेंट भी स्लो पेस पे है। हालांकि वैक्सीन जिस स्पीड से डेवलप हो रही है
पुरानी वैक्सीन के मुकाबले हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उसमें, बट हम्म। स्टिल चूंकि ये नई वायरस है तो वक्त लग रहा है। सर, जैसा आपने कहा कि म्यूटेशन जो है वो भी सामने आई है, म्यूटेट कर गई है। नोवेल कोरोना शायद इसीलिए इसको कहा जा रहा है। क्या ये कहें कि कोरोना फैमिली से ही ये वायरस निकल के आया है? इस तरह के वायरस पहले से ही मौजूद थे या इससे मिलते जुलते और उसी का एक नया रूप ये है? देखिए, ये बहुत पक्के तौर से कहना मुश्किल है कि ये पुरानी कोरोना को म्यूटेट करके आई है या ये कोई डिफरेंट वायरस थी जो कहीं किसी पशु या पक्षी में, जैसे बैट की संभावना है, वहां लेटेंट पड़ी हुई थी और किसी वजह से रीएक्टिवेट हो गई। काफी अलग अलग थ्योरीज भी हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका अब वुहान की लैब्स की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि क्या वुहान की जो वायरोलॉजी लैब्स थी वहां से ये गलती से रिलीज हो गई। बहुत से विचार सामने आ रहे हैं, बहुत डायरेक्शंस में इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं काफी कंट्रीज में। तो पक्के तौर पे कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय, पर जैसे जैसे वक्त बीतेगा हमारे सामने और डेटा आएगा और एविडेंस आएगा तो हम इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे। सर, अभी तक जो रिसर्च हुई है उस रिसर्च की अगर बात कर लें तो इस वायरस के बारे में कितनी ज़्यादा जो जानकारी है वो अभी तक सामने आ पाई है? और क्या हम ये कहें कि हम बहुत करीब यहाँ पहुँच चुके हैं कि वायरस को पहचान गए हैं, जान गए हैं और अब इलाज के लिए वैक्सीनेशन करना या वैक्सीन बनाना इसका बहुत जो है वो आसान हो गया है? देखिए, वायरस का एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसी तरह इस वायरस का भी एक स्ट्रक्चर है। इसका एक आउटर कोर है, उसके आउटर सरफेस है, उसके अंदर एक इनर कोर है जिसमें आरएनए स्ट्रैंड्स हैं। इसका जीनोम सीक्वेंस वो सब जो डिटरमिन करता है कि किस तरह के प्रोटीन ये आगे एक्सप्रेस करेगा अपने सरफेस पे और वो आगे किस तरह से जाके ह्यूमन बॉडी में अटैच करेंगे, वो जीनोम सीक्वेंस इसका ट्रांसलेट हो चुका है, वो डिक्रिप्ट हो चुका है और उसकी बेसिस पर ही जो साइंटिस्ट हैं वो तैयारी कर रहे हैं कि कोई ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो इसके लिए कारगर साबित हो। जहां तक दवाई का सवाल है, अगेन काफी तरह की दवाइयां चल के ऊपर प्रयोग चल रहे हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में आपने सुना होगा, इंटरल्यूकिन के बारे में सुना होगा, इम्यूनोमोडुलेटर्स, काफी अलग अलग श्रेणी की दवाइयों के ऊपर प्रयोग चल रहे हैं पूरे विश्व में। लेकिन 100% पक्के तौर पे कोई चीज अभी रेकमेंड नहीं हुई है। वैक्सीन के ऊपर 17-18 टीम्स अलग अलग कंट्रीज में काम कर रही हैं। वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग टीम्स इज इन ऑक्सफोर्ड में, यूके में एक बहुत अहम उन्होंने सफलता हासिल करी है कि उनको ये लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर तक वो लोग वैक्सीन के साथ रेडी हो सकते हैं और अराउंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 3-4 महीने में लगभग 1 मिलियन वैक्सीन वो तैयार कर लेंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वो ब्रिटेन में यूज कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो वैक्सीन पूरी तरह से कारगर होगी या नहीं होगी। तो अभी पक्के तौर पे ये कहना कि हाँ हमारे को वैक्सीन मिल रही है, जो WHO कह रही है और जो बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इवन जॉनसन एंड जॉनसन और बाकी कंपनीज जो कह रही हैं, 12 से 18 महीने लग सकते हैं वैक्सीन आने में, जो कि काफी लंबा पीरियड है। जी, 12 से 18 महीने लग सकते हैं। इस बात की अभी जो है ये भी सिर्फ कयास ही है कि इतना वक्त लग सकता है। ये नहीं कह सकते कि इतने वक्त में भी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। डॉक्टर सुधीर तोमर, आप एक पूर्व CMO रह चुके हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी इस बीमारी को पकड़ने के लिए जिस तरीके का इलाज का ढर्रा कहें या तरीका कहें जो अपनाया जा रहा है, आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं? और जो जांच अभी चल रही है, जिस तरह की टेस्टिंग हो रही है, हम जरा चाहेंगे कि आप उस पर रोशनी डालें, किस तरीके से वो की जा रही है? देखिए, टेस्टिंग एक डिफरेंट चीज है। टेस्टिंग से ये नहीं कह सकते कि कितना ट्रीटमेंट मिलेगा। टेस्टिंग से ये पता चल सकता है कि कितने पेशेंट हमारे पास आगे आएंगे, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अभी हम चलते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। अभी दुनिया में किसी चिकित्सा पद्धति के पास में इसका कोई ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति
में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सीधी सीधी इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करती है। इसमें जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्रायल हुई दवाई है। कोई भी होम्योपैथिक दवाई जब ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्रायल होती है, टेस्टेड होती है, उसी के बाद वो सिलेबस में शामिल की जाती है। और ये दवाइयाँ पिछले 250 साल से लोग यूज कर रहे हैं, करोड़ों लोग यूज कर चुके हैं और उनको फायदा मिलता है सिम्टोमेटिकली, और प्रिवेंटिव बहुत ही लाभकारी हो सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, एक पेशेंट मैंने लंदन में होम्योपैथिक दवाई दिया उनको और बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट मिले। 12 घंटे में पेशेंट को 20% आराम मिला, 36 घंटे में 60%, और 72 आवर्स से पहले जब पेशेंट ने टेस्ट कराया उसका लंग्स और हार्ट बिल्कुल क्लियर, बहुत ही अच्छे सकारात्मक रिजल्ट मिले। इसलिए हमारी राय है और एडवाइज है और विनती है लोगों से या सरकार से कि एक बार होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति प्रॉपर वे में मौका दे और रिजल्ट देखिएगा, क्योंकि अमूमन रिजल्ट आते हैं सिम्टोमेटिकल जो रिलीफ मिलता है 3 घंटे के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और 12 घंटे में काफी अच्छा पेशेंट महसूस करेगा। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत सी दवाई है सिम्टोमेटिकली काम करती है, क्योंकि जो वायरस है अभी किसी को नहीं पता इसका क्या ट्रीटमेंट है। अभी जो भी सिद्धांत या थ्योरियां दुनिया में चली हुई है वो ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, जैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी उसके बाद कोई भी आदमी अपने आप ठीक हो जाएगा। किस डायरेक्शन में इम्यूनिटी पावर कमजोर है, ये सारी चीज देखने की होती है। रही वायरस के म्यूटेट करने की बात, मैं बहुत पहले कहा था कि वायरस म्यूटेट करता है। जब वायरस म्यूटेट करता है तो पिछली दवाइयाँ काफी हद तक काम नहीं करती, कई बार ये देखा गया है। मेरा अपना निजी अनुभव है कि कुछ दवाई कुछ दिन तक काम करती है, उसके बाद फिर वो 2 से 3 महीने बाद काम करना बंद कर देती है। ये मेरा होम्योपैथिक में अपना अनुभव है। जी मैम। सर, जैसा आपने कहा कि होम्योपैथी के थ्रू भी यहाँ पर इलाज जो है वो संभव हो सकता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि वायरस म्यूटेट करता है तो फिर वही दवाई जो है बाद में असर नहीं करती है। तो ये जो पीरियड है वायरस के म्यूटेट करने का, ये कब से कब तक का माना जाए, और जो इलाज की पद्धति है उसे क्या कहा जाए कि अगर किस स्टेज पर, किस स्तर पर अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो म्यूटेशन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं? देखिए, मैं जो देखा है म्यूटेट करता है अक्सर रात 3 बजे के बाद म्यूटेट करता है। क्योंकि देखा ट्रीटमेंट तो जो दवाई बजे तक नेक्स्ट डे करना बंद किया, उसके बाद हमें बनाने पड़ दवाई दी। लेकिन हर साल पिछले 20 के ऊपर काफी लाखों लोग ट्रीटमेंट किया है, सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। कई चीज ऐसी है जिनको एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति नहीं मानती, इसमें हमें रिजल्ट मिले हैं। और मैं पिछले सितंबर अगस्त में देखा, इस बार नई चीज कुछ सोचने की कोशिश की। उसमें यह था कि कोई भी हमारे पास डेंगू का पेशेंट आया, उसको दवाई दिया, इनकी दवाई देने से पहले ब्लड टेस्ट लिया, उसके दवाई देने के ठीक 50 मिनट बाद फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया, उसमें प्लेटलेट की ग्रोथ हुई, सीबीसी सब कुछ चेंज मिला और पेशेंट ने अपने आप को अच्छा महसूस किया। और उससे पहले हमने चिकनगुनिया या दूसरी वायरस पे काम किया, बहुत ही मतलब प्रभावी रिजल्ट मिले। और मुझे लगता है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से दुनिया में सबसे प्रभावी और असरदार चिकित्सा पद्धति है, इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। और जो दुनिया में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ, इसको होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति रोक सकती है। इसका एक पेशेंट हमने ट्राई किया है, ठीक हुआ है, रिजल्ट अच्छे मिले हैं और हमें बेहद संतुष्टि हुई है कि इतने अच्छे रिजल्ट होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से हमें मिले। जी, डॉक्टर अनिल बंसल, आपसे जानना चाहेंगे, एकदम नए तरीके का ये वायरस है और पूरी दुनिया जो है इसको लेकर के रिसर्च कर रही है, इसके वैक्सीनेशन बनाने पर जो है काम लगातार चल रहा है। अभी जैसे डॉक्टर सुधीर तोमर ने कहा कि
होम्योपैथी जो है उसके ज़रिए भी इलाज जो है इसका संभव हो सकता है। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ पर, जहाँ पर एलोपैथी इतना ज़्यादा जोर लगा रही है एड़ी चोटी का, तो क्या ये कितना मुमकिन आपको लगता है कि दूसरी पद्धति के ज़रिए भी यहाँ पर इलाज इसका ढूंढा जा सकता है? और अभी जिस तरीके से यहाँ पर इलाज के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं मौजूदा वक्त में, उन पर आपकी राय क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, मैं डॉक्टर अनिल बंसल, रिटायर्ड सीएमओ एनडीएमसी एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी का नहीं हूँ। जी जी सर, मैंने वही कहा जो अभी होम्योपैथी फिजिशियन थे डॉक्टर सुधीर, जो उन्होंने बात कही यहाँ पर, मैं उसके लिए आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये नया वायरस है और इसमें सब रिसर्च चल रही है। वायरल इन्फेक्शन जो भी होते हैं, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस उनको अपने आप ठीक करती है। और अभी क्योंकि इसकी कोई दवाई या वैक्सीनेशन नहीं बनी है, तो ट्रायल करने का टाइम नहीं है। मेन चीज है, पहले हम इस कहर से बचें जो पेंडेमिक इन्फेक्शन फैल चुका है। कोरोना वायरस जो है खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत तेजी से फैलता है। एक व्यक्ति से लगातार उसके आसपास जितने भी लोग आते हैं उन सबको फैल जाता है, और उनमें से किसकी हालत खराब हो या किसकी तबीयत खराब हो ये बताना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि हम लोगों को इसके इन्फेक्शन से बचाएं। अगर 80% से 90% मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको रेस्ट्रिक्शन करना होता है, आराम करना होता है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना होता है। 10% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ऑलरेडी कोई डिजीज होते हैं या उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा वीक होता है। इस केस के अंदर ये जो कोरोना वायरस देखा गया सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है, और जिन लोगों की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको कॉम्प्लिकेट करके उनके लिए जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज जो आपने शुरू में कही कि इसमें हमें बचाव करना है, लोकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ नहीं मिलाना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, आराम करना है, घर से बाहर नहीं निकलना। अगर हम 1 महीना 1.5 महीने में इसको रोक गए तो ये काफी हद तक हम इसकी महामारी का जो प्रकोप है उससे जनता को बचा सकेंगे। अभी हम दवाइयों के फेर में पड़ जाएंगे तो जो मेन चीज हमें लोगों को बचानी है वो नहीं होगी और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक जो भी रिसर्च करना चाहें वो रिसर्च करें, लेकिन जनता को उसके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जनता को जो लॉकडाउन के रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि ये बीमारी और लोगों के बीच में ना फैल सके। जी, डॉक्टर सुधीर तोमर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। हाँ बोलिए। जी सुधीर जी। ये नहीं प्रिवेंशन लीजिएगा, सोशल डिस्टेंस आपके पास नहीं, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति पहले से सैकड़ों पेशेंट के ऊपर यूज हो, पिछले सालों से हम यूज कर रहे हैं। लाखों लोग वो दवाई उनके 20 करोड़ लोग सही नहीं पहुंच पा रही है, ठीक से नहीं मिल पा रही है आपकी आवाज़। हम दोबारा से आपको जोड़ेंगे और जानना ये ज़रूर हम चाहेंगे कि जो आप अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं वो आखिर क्या है और किस तरीके से जो है इस समस्या से लड़ने में आपका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कैसे कारगर साबित हो सकता है। सीमा गिल भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सीमा जी, जैसे बार बार यहाँ पर बात आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ करना है, लॉकडाउन का नियम जो है उसको यहाँ पर कड़ाई से मानना है, उसको फॉलो करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ यही चीज़ें अपने आप में काफ़ी हैं? इसके अलावा जो चीज़ें और दूसरी हो रही हैं वो अपने आप में कितनी आपको ज़रूरी लग रही हैं? और जिस तरीके से रफ्तार चल रही है टेस्टिंग की, उससे लगता है कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर जीत हासिल कर लेंगे कोरोना वायरस के खिलाफ? देखो कायनात, सबसे पहला जो नियम है वो तो डिस्टेंस का है। सोशल डिस्टेंसिंग इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में हमारी जो रफ्तार ये थोड़ी कम हुई है या उस तरीके से नहीं बढ़ पाई जैसे अब बाकी देशों में बढ़ी है, उसकी वजह एक ये भी है कि हमने लॉकडाउन को राइट टाइम पे इनिशिएट कर लिया। लेकिन अभी हालात जिस तरीके से हैं, आप दिल्ली में देखेंगे कि कुछ 6-7 केस जो पॉजिटिव पाए हैं उनमें ये है कि सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे जी। तो ये बड़ा खतरनाक है इसका एक रूप कि जब आपको सिम्टम्स भी नहीं पता चल रहे तब आपके अंदर पॉजिटिव है तो फिर आप चेक कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हर हाल में कीजिए। जब आपको बेहद जरूरी है घर से निकलना तभी आप निकलिए। बट हाँ, जिस तरीके से सरकार ने अभी थोड़ा टेस्टिंग पे जोर दिया है, नंबर्स बढ़ाए हैं, जाके खुद इनिशिएट ले रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है।
क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग है वो ये है कि कोरोना को टेस्ट करके फाइंड कैसे किया जाए कि कहाँ पर है वो, क्योंकि जब हम फाइंड कर पाएंगे तभी हम उसको रोक पाएंगे। तो उसके दो ही तरीके हैं कि एक तो हम आम आदमी के तौर पे डिस्टेंस मेंटेन करें और दूसरा सरकार के पास जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं टेस्टिंग के लिए किट्स उनके पास जितनी अवेलेबल हैं वो उस लेवल पे काम करे। उसमें से ये देखना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को जाके जरूरी है टेस्ट करना उनको किया जाए, क्योंकि आपके पास नंबर की संख्या अभी कम है। दूसरा है कि अगर जो लोग इससे पीड़ित हैं उनके साथ उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए, हॉस्पिटल्स में वो सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हों, क्योंकि अभी जो नए पिछले एक हफ्ते से जो अपडेट्स आए हैं उसमें ये अच्छी बात है कि इन्होंने कुछ और नए हॉस्पिटल्स को तैयार किया है। टाटा ने जिस तरीके से इनिशिएटिव लेते हैं उड़ीसा में अपना एक पूरा एरिया हॉस्पिटल तैयार करने के लिए दे दिया है। बाकी तमाम तरह के लोग आगे आ रहे हैं, होटल्स बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ऑफर किया है कि हम अपने यहाँ से अकोमोडेशन के लिए दे रहे हैं आइसोलेशन करने। तो ये जो एक कलेक्टिव एफर्ट जो चारों तरफ से लग रहा है ये एक पॉजिटिव शुरुआत है और मेरे हिसाब से इस पर हम सब लोग मिलकर ही लड़ सकते हैं। सीमा जी, लेकिन जैसे अभी आपने खुद कहा कि कई लोग अभी ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें लक्षण तक दिखाई नहीं दे रहे थे और उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो गया है ये जान लेना कि कौन जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है और कौन इससे बचा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं, टेस्टिंग अभी तक सिर्फ उन्हीं लोगों की हो पा रही है जिनमें ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमें डिटेक्ट करना है उन लोगों को जो संक्रमित हैं, तो अगर संक्रमण दिखाई ही नहीं देगा तो यानी कि टेस्टिंग भी नहीं होगी, तो ये चेन जो है फिर वहीं के वहीं हम देख रहे हैं कि बनती जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने अभी जिस तरह से लॉकडाउन के नियमों में कहीं कहीं पर छूट भी दी है, तो ये छूट कहीं ज़्यादा आपको लग रहा है कि खतरनाक भी साबित हो सकती है इन हालात में जो मौजूदा अभी सामने आए हैं? बिल्कुल कायनात, अगर जनता इसमें सपोर्ट नहीं करेगी और समझदारी नहीं दिखाएगी तो ये छूट हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन अभी जनता की समझ पे है कि जो सरकार ने जो छूट दी है उसका हम फायदा उठाएं या उससे हम नुकसान झेलें, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि ये जरूरी भी था कि कुछ एरियाज में छूट देना बहुत जरूरी था सरकार की तरफ से, क्योंकि हमें बहुत सारे चैलेंज एक साथ आए हैं। एक तो हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था का जो हालात हैं, हमारे यहाँ पे जो बेसिक जरूरतें हैं उसकी कमी होने लगी है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से ऑल्टरनेट तलाश करने हैं सरकार को, तो सरकार के लिए भी बड़ा चैलेंज है। तो सरकार अगर कोई एक कदम उठा रही है देश की भलाई के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लोगों के लिए, तो देश लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस छूट का मिसयूज ना करें। जहां आपको जरूरत है आप वहीं पे निकलिए, जिस चीज की जरूरत है आप उसी चीज के लिए निकलिए। आपको अगर काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। दूसरा कि आप, ये तो हमें एक नई चीज सामने आई है कि कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, वैसे भी ऑलरेडी 8 से 10 दिन का एक जो पीरियड होता है सिम्टम्स दिखने में वो लगता था, तो 8-10 दिन आप अपनी बॉडी में जो वायरस को लेके घूम रहे हैं तब तक आप कितने लोगों को बांट चुके हैं। तो जो लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर आप कहीं से होके आए हैं तो आप अपने घर में रहिए कम से कम अगले 10-15 दिन तक, ताकि अगर आपके अंदर वो पॉजिटिव है तो किसी और को वो ना लगे। अपने परिवार से भी आप दूर रहिए। हम लोग जर्नलिस्ट लोग भी जब घर जाते हैं तो जो लोग ऑफिस में जिनकी मजबूरी है वो लोग आते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि आप अगर घर जा रहे हैं वापस तो प्लीज आप अपने शूज को बाहर रिमूव कीजिए, आप अपने लिए एक कमरा डिसाइड कीजिए, वहां पर अपना प्रॉपर कपड़े चेंज कीजिए, बात लीजिए, उसके बाद आप अपनी फैमिली में जाके मिलिए। क्योंकि जाने अनजाने अगर आप अपनी बॉडी में वायरस को लेके जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि आप उसको दूसरे तक ट्रांसफर होने से रोकें। तो सरकार और जनता जब तक दोनों मिलके एक डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे तो ये आसान नहीं है किसी के लिए भी, ना सरकार के लिए ना जनता के लिए। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो हम परेशान हो जाएंगे और अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार परेशान हो जाएगी। इसलिए हम दोनों लेवल पे दोनों का आपस में तालमेल बिठा करके चलना जो है वो बेहद जरूरी है। डॉक्टर रोहित भयाना, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी इस बीमारी को पकड़ने के लिए कितने प्रकार के जो टेस्ट हैं वो चल रहे हैं और सबसे कारगर टेस्ट जो है वो कौन सा है? देखिए, अभी तक जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो पीसीआर ही है। पीसीआर में हम वायरस के फ्रेगमेंट्स को पिक करते हैं बॉडी के फ्लूइड सरफेस से, जैसे कि नोज स्वाब ले लिया या बैक ऑफ थ्रोट से स्वाब ले लिया
उसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम में ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो हमारी वायरोलॉजी लैब में उस वायरल पार्टिकल्स आइसोलेट करके उसके जीनोम को डिकोड करके जो हमारे पास स्टैंडर्ड जीनोम है इस वायरस का उससे कंपेयर करते हैं। दैट इज हाउ वी डायग्नोज। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके अलावा जो टेस्ट आ रहे हैं वो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट हैं। एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट का मतलब है कि अगर एक इंसान के शरीर में वायरस आया है तो वायरस के जो प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी में ब्लड के सेल्स उन प्रोटीन्स के अगेंस्ट कुछ एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो एंटीबॉडीज उन लोगों में भी उन लोगों में भी बनती हैं जिनमें अभी कोई भी लक्षण या सिम्टम्स नहीं आए होते। तो ये उन लोगों को भी पिक किया जा सकता है इससे जो एसिम्प्टोमेटिक हैं जी, और उन लोगों को भी पिक किया जा सकता है जो वायरस का इन्फेक्शन होकर ठीक हो चुके हैं, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बाद में परसिस्ट करती हैं। तीसरा इसका बेनिफिट है कि आपकी इम्यूनिटी पता चलती है। अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडीज कारगर हैं तो आप चांसेस हैं कि आप वायरस से इम्यून हैं और आप वायरस के सिम्टम्स ज्यादा शो नहीं करेंगे। इसी के बेस पे ही जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट डेवलप हो रहा है कई जगह पे वो चल रहा है। यही बेसिस बन रहा है आगे प्लाज्मा थेरेपी का भी, कि जो लोगों को इम्यूनिटी है ब्लड के अंदर, जिनके ब्लड में एंटीबॉडीज हैं, उनके ब्लड का प्लाज्मा अगर हम सेपरेट करके सीरियसली पेशेंट्स को दें जी, तो उससे उनको फायदा हो सकता है। एक कंपनी है कैलिफोर्निया की सेफिड, जिसने पीसीआर, जो हमारा नॉर्मल पीसीआर टेस्ट है वो 1 से 2 दिन लेता है रिजल्ट आने में। जी, एक सेफिड कंपनी है कैलिफोर्निया की जिसने जो ट्यूबरकुलोसिस के टेस्टिंग में भी काम करती है, उसने अभी रिसेंटली 2-3-4 हफ्ते पहले एफडीए से अप्रूवल लिया है कि वो ये वायरस टेस्टिंग को विद इन 3 to 4 आवर्स जो है रिजल्ट्स दे देगी। और मुझे अभी सुनने में आया है कुछ दिन पहले कि भारत सरकार ने वो टेस्ट जो हैं ऑर्डर किए हैं जी, तो अगर वो टेस्ट और वो मशीनें हिंदुस्तान में आ रही हैं उनकी, जिसमें एक मशीन में 4 से लेके 12 टेस्ट एक साथ हो सकते हैं, मेरे हिसाब से उस चीज की बहुत बड़ी अहमियत होगी कम्युनिटी पेनिट्रेशन के लिए, क्योंकि वो छोटी मशीन है। अगर 12 वाली मशीन तो शायद थोड़ी बड़ी मशीन है, जो 4 वाली मशीन है वो छोटी मशीन है। उनको इवन अगर आप मोबाइल वैन और एम्बुलेंसेज में लोड करके कम्युनिटी पेनिट्रेशन के लिए जाएं तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, जैसे धारावी स्लम था, धारावी स्लम में अंदर जाकर आप वहीं पर उनका स्वैब कीजिए, वहीं उनके इस तरह की मशीन में टेस्ट कीजिए। सुबह आप टेस्ट करेंगे, दोपहर या शाम तक आपको रिजल्ट आ जाएंगे। तो जो नंबर ऑफ पीपल आप लोग टेस्ट कर रहे हैं सेम हॉटस्पॉट्स पे, आप हॉटस्पॉट जिस कंटेनमेंट जोन को आप सीड करते हैं वहां पे इस तरह की वैन भेजिए, उसमें इस तरह की फैसिलिटी रैपिड टेस्टिंग की अवेलेबल होगी, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। तो ये सब चीजें, मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक हैव ए वेरी बिग रोल इन कम्युनिटी टेस्टिंग। सर एक और यहाँ टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, हम ये जानना चाहेंगे ये किस तरह का टेस्ट है, और जो अभी 2 टेस्ट आपने बताया, एक पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इन दोनों से किस तरह से अलग है या किस तरह से मिलता जुलता है? आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये टेस्ट जो है, पहले जो 2 टेस्ट आपने बताए, इनसे कितना अलग है या कितना मिलता जुलता है, मेल खाता है? देखिए, जो ये टेस्ट जिसका मैंने तीसरे टेस्ट का नाम लिया है, ये पीसीआर के बेस्ड ही है, ये पीसीआर बेस्ड टेस्ट ही है। लेकिन हम पीसीआर बेस्ड टेस्ट पहले 1 से 2 दिन के बीच में रिजल्ट आते थे। जो ये नई इसने रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसने एफडीए से अप्रूवल लिया है, कैफिड करके एक लेबोरेटरी है यूएस की, कैलिफोर्निया में जी, उसमें वो 3 से 4 घंटे में उसके रिजल्ट हमें दे रहा है। एंटीबॉडी टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड अभी भी पीसीआर बेस्ड होता है, क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट हमें ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी है, इम्यूनिटी है। लेकिन 100% इन्फेक्शन को अगर आपने डायग्नोज करना है तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड पीसीआर ही होता है। दोनों में जैसा आपने बताया कि फ़र्क है, और 100% गारंटी जो है वो पीसीआर टेस्ट से ही रहती है डायग्नोस करने की। तो ये टेस्ट जो है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इसको कई राज्य जो हैं इंडिया में वो इसको प्राथमिकता दे रहे हैं, तो क्या इसका उतना यूज़ माना जाए कि ये उतना यूज़फुल है जितना इसको कहा जा रहा है कि तेज़ी के साथ जो है टेस्ट किए जा रहे हैं? देखिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन इस बारे में ये है कि
जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है उसको आप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए यूज कीजिए कि कौन इंसान में इम्यूनिटी है और कौन से इंसान में इम्यूनिटी नहीं है। जी। जब आपने ये क्लासिफाई कर लिया, मान लो आपने एक कंटेनमेंट जोन आइडेंटिफाई किया है, उसमें एक सोसाइटी है जिसके अंदर 500 घर हैं। उन 500 घरों में आपके पास सबके लिए पीसीआर टेस्ट करने की किट्स नहीं है और टाइम नहीं है, तो आपने सबको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किया, आपने एक ब्लड का ड्रॉप लिया, उसको टैबलेट पे डाला और आपका इमीडिएटली थोड़ी देर में रिजल्ट्स आ गए कि कौन इम्यून है कौन इम्यून नहीं है, एंटीबॉडीज किसके ब्लड में एंटीबॉडीज हैं किसके ब्लड में एंटीबॉडीज नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 या 3 बातें हैं। नंबर 1, एंटीबॉडीज का टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव भी हो सकता है। एक चीज हमें ये नहीं भूलनी चाहिए, इसकी स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी। अगर ये फॉल्स पॉजिटिव है, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीबॉडीज, यानी कि जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो इतना यकीन करने लायक नहीं है, उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। जी, उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा सवाल इसमें ये आता है कि इम्यूनिटी पता चल भी जाने के बाद क्या वो इंसान एक्टिवली डिजीज स्प्रेड कर रहा है कि नहीं, ये सवाल फिर भी वहीं का वहीं रहता है। मान लो मेरे ऊपर एंटीबॉडी टेस्ट हुआ, मैं इम्यून हूँ, मेरे अंदर एंटीबॉडीज हैं, लेकिन क्या मेरे अंदर लाइव वायरस अभी भी है जिसको मैं दूसरों को दे सकता हूँ, वो सवाल तो फिर भी वहीं का वहीं रह गया। उस सवाल का जवाब हमें पीसीआर से ही पता चल सकता है। इसीलिए मैंने वो कैफिड वाली चीज सजेस्ट की है, रैपिड टेस्टिंग की, क्योंकि उससे हमें चंद घंटों में पता चल जाएगा कौन इंसान जो है वो स्प्रेड कर रहा है। कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट जोन बनाना या रिलैक्सेशन देना सब इसी बात पे निर्भर करता है कि हमने डिजीज के स्प्रेड को रोकने की क्षमता पा ली है कि नहीं पा ली है। हम कर्व को फ्लैटन तभी कर पाएंगे जब डिजीज का स्प्रेड 1 से नीचे आना शुरू होगा। शुरू में डिजीज का स्प्रेड जो है 2.3 से 2.6 था, काफी जगहों पर अब 1.3 1.2 आ गया है ब्रिटेन में। हिंदुस्तान में अभी भी थोड़ा ज्यादा है। इसी तरह डबलिंग रेट हिंदुस्तान में पहले 3.6 या 3.4 था, अब शायद 7.4 या 7.6 हो गया है। तो वो स्प्रेड को कम कर रहे हैं। हम स्प्रेड करते हैं वो लोग जिनकी बॉडी में एक्टिव वायरस अभी भी है। अगर कोई पहले इन्फेक्ट हो चुका है लेकिन उसके अंदर एक्टिव वायरस नहीं है पर इम्यूनिटी है, तो वो स्प्रेड नहीं करेगा। उसको हमें कंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसको हमें क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है। कंटेन, क्वारंटाइन, हॉटस्पॉट, सीलिंग, ये सब उन लोगों में इफेक्टिव है जिनको हमें बाहर पब्लिक में जाके स्प्रेड करने से रोकना है। और यहाँ पर लग रहा है कि यही बहुत ज़्यादा ये बड़ा वाला टास्क जो है वो यही है कि किस तरीके से लोगों को डिटेक्ट किया जाए जो इन्फेक्शन का शिकार हैं। एक बात मैं ये भी जानना चाह रही हूँ डॉक्टर रोहित कि क्या सभी को ये टेस्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जैसे कि उतना ज़्यादा संसाधन हमारे पास कहें तो नहीं है, उपकरण उतने मेडिकली उपलब्ध नहीं है, तो क्या इन हालात में कोई भी अगर इस टेस्ट को करवाने जाए तो लगता है कि ये हो सकता है और सभी को कराना जरूरी है या नहीं है? कौन सा टेस्ट पूछना चाहते हैं? ये पीसीआर। देखिए, इसका आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ इसलिए हो सकता है कि अगर हम हिंदुस्तान की हर इंसान 150 करोड़ जनता, 135 करोड़ जितने भी हम हैं, सब लोग अगर अपना टेस्ट करवा ले तो हमें एक डेफिनेटिव टोटल क्यूमुलेटिव वायरस लोड पता चल जाएगा इंडिया के अंदर कि 135 करोड़ में से इतने लोगों के अंदर लाइव वायरस है। एक सोसाइटी का ही लें, अगर एक सोसाइटी की हम हर इंसान को टेस्ट कर लें तो उस सोसाइटी में कितने लोगों में वायरस है हमें ये पता चल जाएगा। ये तो हो गया उसकी अहमियत। अब इसको ना करने का क्या लॉजिक है? पहली बात तो ये कि इस लेवल के रिसोर्सेज, इस लेवल की टेस्ट किट्स अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि कौन से मोस्ट प्रायोरिटाइज करें लोगों को जिनका टेस्ट हमें करना जरूरी है। उसी लिए सभी कंट्रीज और आईसीएमआर ने भी यही कहा है कि जो लोग सिम्टोमेटिक हैं उनको टेस्ट करना जरूरी है, उन लोगों के टेस्ट करना है, उनके फैमिली मेंबर्स को टेस्ट करना जरूरी है, हेल्थ केयर वर्कर्स को टेस्ट करना जरूरी है, जो इमरजेंसी पर्सनल हैं, पुलिस वगैरह, इन लोगों को टेस्ट करना जरूरी है। अगर हम ये सारी ब्रैकेट्स को सबसे पहले कवर कर लें, उसके बाद हम देखें कि हमारे पास इनको करने के बाद कितने टेस्ट अवेलेबल हैं जी, फिर हम बाहर, ये पेरीमीटर की तरह होता है। एक हो गया इनर पेरीमीटर, फिर हो गया आउटर पेरीमीटर और फिर हो गया बिल्कुल ही आउटर।
सबसे पहले इनर पेरीमीटर को कवर करना जरूरी है। जो लोग सिम्प्टोमेटिक लोगों के कांटेक्ट में आए हैं और सिम्प्टोमेटिक लोग हैं, उनको सबसे पहले कवर कीजिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो आपकी आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट ने बनाई है, उसको आगे जाना पड़ेगा। अभी वो प्रिलिमिनरी स्टेजेस में है। दैट हैज टू बी टेकन मच फॉरवर्ड देन इट इज टुडे। जी डॉक्टर डॉक्टर सुधीर तोमर, आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से सभी इस महामारी को हराने के लिए एकजुट हैं और जो भी इलाज के तरीके यहाँ पर अभी डॉक्टर रोहित भैयाना ने भी बताए, टेस्टिंग को लेकर के हमने यहाँ पर बातचीत की, तो अभी मौजूदा हालात में आपको लग रहा है कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उन सभी चीज़ों के लिए पूरी तरीके से जो है तैयार है, मजबूत है, या आप मानते हैं कि कहीं पर कुछ जो है चीज़ों को बढ़ाने की और डेवलप करने की ज़रूरत है? जी, 1% लोगों के भी टेस्ट नहीं किए जा सकते, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिकली अमेरिका में 30 या 40 टेस्ट हुए, डेवलप कंट्री ब्रिटेन में हुए, और यहाँ करेंगे कितने संसाधन है। मैं पहले भी बहुत, जब तक ताज बैंक, जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसको रोक पाना मुश्किल है। क्योंकि सारे लोग बोलते कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाई, इम्यूनिटी बढ़ाने का बेहतर होम्योपैथिक चिकित्सा है। अभी इन्होंने प्लाज्मा जो ट्रीटमेंट है वो भी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते होते हैं, सारी चीज होती है। बट एक सीधी सादी पद्धति, इसका सिद्धांत ही इम्यूनिटी पावर बढ़ा, उसको क्यों यूज नहीं? 20 करोड़ लोग दवाई खाते हैं, क्या वो पागल है? अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते तो सरकार को इन मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को बंद कर देना चाहिए, या फिर इलाज देने फिर डॉक्टर किस लिए बनाए, किस लिए पढ़ाए, मेडिकल कॉलेज खोले, किसने चिकित्सा पद्धति बनाई है? क्या कारण है? पूरे में किसके पास ट्रीटमेंट है, सिद्धांत मेडिसिन है अवेलेबल? डॉक्टर सुधीर, जैसे कि आयुष मंत्रालय की भी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री ने कहा, अपील की लोगों से, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त में आप जो है वो किस तरीके से होम्योपैथी के थ्रू जो है सेवाएं ली जा रही हैं या दी जा रही हैं, होम्योपैथी के जरिए कैसे इलाज यहाँ पर दिया जा रहा है और कितने लोग इससे जो है स्वस्थ हो गए हैं अभी तक? अभी तक मैं आपको बताऊं, किसी भी कोरोना के पेशेंट को इंडिया में कोई चिकित्सा हो, प्रिवेंटिव हम नहीं मान सकते। जो दवाई क्योर करे 20 हो। हेलो जी बोलिए। जो दवाई क्योर करेगी पहले पेशेंट को दिया जाएगा। दवाई ऑलरेडी है, वो पहले से दी जा रही है लोगों में, चीजें है, लेकिन क्यों यूज नहीं हो रही हमें पता नहीं चल पा रहा है। कि लोग कह रहे कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लोग मर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्या ये दवाई नहीं दी जाती? 20 करोड़ लोग दवाई खाते हैं होम्योपैथिक की दुनिया भर में। 20 से 25 करोड़ लोग, क्या वो पागल लोग हैं? क्यों नहीं मानते कि दवाई क्यों नहीं दी जानी चाहिए होम्योपैथिक? जो दवाई ऑलरेडी हमें तैयार हो के उसके बाद सिलेबस में आई, दवाई ऑलरेडी है, हम रेगुलर उनको यूज कर रहे हैं, इसका सिद्धांत अलग है, सीधा इम्यूनिटी पावर बढ़ाई जाती है, फिर क्यों नहीं दवाई दी जाती? मुद्दा यह है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में ट्रीटमेंट नहीं है हमने, लेकिन ये लोग ये कि होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट नहीं है, ये कहाँ का? क्योंकि ये बारे में जानते, जब आप किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो आप कैसे करोगे? अब सीधा सा है कि आप ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते, और हमने ट्रीटमेंट किया और पेशेंट को आराम मिला है, 3 घंटे में आराम मिलता है। 10 पेशेंट पर ट्रायल कीजिएगा। दवाई बता चुका हूँ पहले से, 29 या 28 जनवरी को मैं फेसबुक पर लिखी थी, वो दवाई ली, बहुत सारे लोगों को दी जा रही है। अब ब्रिटेन में बहुत से लोग खा रहे हैं दवाई की और आराम मिल रहा है सबको। यहाँ क्यों नहीं दी जा रही है हमें नहीं पता। प्रधानमंत्री जी तक बात क्यों नहीं पहुँच रही है नहीं पता हमें। कौन लोग हैं बीच में, क्या रास्ते रुकावट है, वो नहीं पता हमें। ये कैसे कह सकते कि होम्योपैथिक दवाई काम नहीं करती? जी मैडम, और पूछिए कुछ। डॉक्टर अनिल बंसल।
टेलीफोन का कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो गया उसमें, वो टेलीफोन। जी सर, आप सुन पा रहे हैं तो हम चाहेंगे ज़रा आप इस बात का जवाब दें। जो अभी यहाँ पर सुधीर तोमर जी ने कहा कि होम्योपैथी में इलाज तो है और वो लोगों को उससे सुकून भी मिल रहा है, राहत भी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इस बात को लेकर कुछ ज़्यादा ही डर और खौफ जो है दिलों में बैठा दिया गया है लोगों के, कि वो इस तरफ आना ही नहीं चाहते, जबकि विदेशों में इस नुस्खे पर लोग जो है काम भी कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये सब गलत है। ये वायरल इन्फेक्शन है, उसके अंदर जो एलोपैथिक दवाइयों से भी मरीजों को आराम हो रहा है। जिसमें होता क्या है, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, अगर आप उसमें पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक मेडिसिन देंगे तो मरीज को आराम मिलेगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ठीक तभी होगा जब हमारी एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बन जाएंगी और उस वायरस को खत्म कर देंगी। जो दूसरी दवाइयों का जो ट्रायल चल रहा है वो सब ट्रायल बेसिस पर है। कुछ लोगों की डेथ भी हो रही है, सबकी डेथ नहीं हो रही। 90% मरीज, चाहे वो होम्योपैथी की लें, चाहे आयुर्वेदिक की लें, चाहे एलोपैथी की लें, सिम्टोमेटिक ले रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बीमारी पे ठीक करने का क्लेम करना शुरू कर दिया। जो भी क्लेम कर रहा है वो गलत कर रहा है और वो जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। ये वायरस है जो अपने आप ऑटोमेटिकली बॉडी रेजिस्टेंस के हिसाब से धीरे धीरे 90% केसेस में क्योर हो जाएगा। यही नहीं, जितने भी वायरस हैं, जैसे स्वाइन फ्लू था, बर्ड फ्लू था, या और भी वायरल इन्फेक्शन जो है, धीरे धीरे टाइम के साथ, यानी आपके कहने का मतलब ये है जैसे जैसे बॉडी की इम्यूनिटी पावर जो है बढ़ती जाएगी और एंटीबॉडी बनते जाएंगे तो ये वायरस जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। खत्म। देखिए, मैं बताता हूँ क्या होता है। हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनका काम है कि कोई भी इन्फेक्शन, चाहे कोरोना या कोई भी जब बॉडी में आता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। जब उनकी एंटीबॉडीज इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म में ज्यादा रहती हैं तो आदमी ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर वो ज्यादा नहीं है, वो कम है, तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन सर अभी कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर लोग जो है ठीक हो गए थे इस बीमारी के बाद, लेकिन अब वापस उनमें संक्रमण जो है दिखाई देने लगा है और लक्षण दोबारा दिखाई देने गए। ये कहीं इन शॉर्ट कि वो दोबारा संक्रमित हो गए हैं और पॉजिटिव हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्या ये वायरस बॉडी के एंटीबॉडी सिस्टम को ही नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट कर लेता है और इसमें हो सकता है कि अब ये बड़ी चिंताजनक बात है, इसलिए रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो दोबारा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है वो सेम वायरस है या उसका कोई मॉडिफिकेशन है। अगर उसका मॉडिफिकेशन हो गया तो खतरनाक बात हो गई कि वो भी दोबारा फैल सकता है। जैसे डेंगू के 4 तरह के होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, 4 तरह के वायरस हैं। तो इसमें अभी तक एक वायरस था, अगर ये म्यूटेट करके दूसरा वायरस बन गया तो वो एक नई चीज होगी। तो इसका बड़ा भी रिसर्च करने वाली बात है। हमारा मेन पर्पस होना चाहिए कि लोगों को समझाया जाए ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है, खतरनाक बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तेजी से फैलने की वजह से जनता को बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर देगा। उसमें किसकी तबीयत खराब होगी, किसकी रेजिस्टेंस पावर कम है, ये किसी को नहीं पता, और अपने ही किसी रिश्तेदार की अगर डेथ होगी तो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट के साथ मिलके हमें लोगों को बचाना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग और बीमारी के अंदर आराम करने के बारे में बताना है। जिनको डायग्नोसिस हो जाए वो अस्पताल में जाएं और अपना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराएं। और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, दिल्ली में भी आपने देखा 500 डेथ हुई हैं, 2000 केसेस ठीक हो गए हैं। वो 2000 केसेस में क्या हुआ कि उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, आराम कराया और वो ठीक हो गए। हमारे कितने 80% लोग ठीक हो गए। ये भी बता दीजिएगा। सुधीर जी, आती हूँ आपकी तरफ। नहीं, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर आपकी वाकई बहुत कमजोर है, रेजिस्टेंस पावर बहुत कम है, तब आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज 90% आप लोग ठीक हो जाएंगे। जी सीमा जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से ये वायरस जो है लौट करके भी आ रहा है, जो ठीक भी लोग हो रहे हैं, दूसरा यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसको डिटेक्ट करने की जो मेडिकल उपकरण होने चाहिए वो भी अभी पूरे नहीं है। ऐसे में आगे की क्या आप तस्वीर देखती हैं, किस तरह से आप हालात यहाँ पर देख रही हैं? क्या और ज़्यादा बुरे और वक्त की यहाँ पर कहीं की संभावना या आशंका है, बनी हुई है? ज़्यादा ज़रूरी जो है आज देश में, वो हम सबको एक कलेक्टिव वे में एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। अभी मैं पैनल पे देख रही हूँ कि आप
एक इशू पे हम 4 लोग एक जैसे मत नहीं रख पा रहे, हम सब में कॉन्फ्लिक्ट जोन क्रिएट हो रहे हैं। ये जो सेल्फ ईगो है कि आप होम्योपैथी एलोपैथी को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, एलोपैथी होम्योपैथी को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, आप आयुर्वेद को निग्लेक्ट कर देते हैं। बेसिकली ये सारी प्रोसेस हैं, आप डिफरेंट प्रोसेस से ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक कॉमन पर्सन की तरह मैं समझ सकती हूँ कि कई चीजों में मुझे होम्योपैथी से बहुत अच्छा इलाज असर हो जाता है शरीर में, कई बार मुझे एलोपैथी लेनी पड़ती है क्योंकि वो इमीडिएट इफेक्ट डालती है आपकी बॉडी में। लेकिन आयुर्वेद जो है वो आपको प्रिकॉशन की तरफ लेके जाते हैं कि आपकी बॉडी में उस तरह के चीजें डेवलप ना हो ताकि आप बीमार पड़े। तो आप इन सब चीजों को अगर एक लेवल पे जाके समझेंगे नहीं तब तक तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब रिसर्च की बात कर रहे हैं, सीएमओ साहब हैं रिटायर्ड, तो आप एक जिम्मेदार डॉक्टर रहे हैं, तो हमें जब इस तरह की परिस्थिति में होते हैं तो रिसर्च आपके लिए सबसे पहले होता है। आप रिसर्च की बात सबसे बाद में कर रहे हैं, अभी रिसर्च करना शुरू नहीं किया है। भाई दुनिया भर में रिसर्च हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं तरह तरह के, तो रिसर्च पे तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब आप डॉक्टर जैसा प्रोफेशन जो होता है वो बिना तथ्यों के बिना आप किसी को ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कारण जानने पड़ेंगे एज ए सिस्टम भी और एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर भी। आपको ये पता होना चाहिए, कारण आप सिर्फ ये नहीं है कि आप डॉक्टर हैं, आप आंकड़ों पे देखिए दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर रिसर्च कीजिए। आपके पास जितना टाइम होता है उसमें दूसरे और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरा 9 साल का मेरा भांजा है, वो हमेशा एलोपैथी ट्रीटमेंट कराते हैं, सब सारी प्रोसेस उसकी उससे है, लेकिन जब वो सर्दी में उसको जुकाम होता है तो उसकी मदर ने बचपन से उसको ये आपका तुलसी, शहद और अदरक का वो मिला के वो 1 चम्मच दे देती थी, और आज तक वो 9 साल का हो गया। अभी भी आप उसको एलोपैथी दवाई देंगे तो उसको असर नहीं होगा, लेकिन आप उसको 1 चम्मच ये काढ़ा बना के दे देंगे तो उसको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है कम में। बॉडी ने तो उसको ये आपकी एक्सेप्ट कर बॉडी लिया ने है जी। किस तरीके से अडॉप्ट कर लिया है। तो आप ये कि आप आयुर्वेद को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, होम्योपैथी को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, आप सब लोग एक कलेक्टिव वे में अगर एक डिपार्टमेंट इस तरीके से नहीं सोच सकता, आप पूरे हिंदुस्तान से कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक डायरेक्शन में सोचे। आप लोगों को एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे आम आदमियों के लिए कि देखिए हम लोग भी एक साथ कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हम भले होम्योपैथी है, एलोपैथी है या आयुर्वेद है, लेकिन हम सब लोग जनता की भलाई के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हम इन सब पे एक साथ चल रहे हैं। कहीं से भी अगर कुछ अच्छा निकल के आता है तो उसको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कायनात। और अगर हम इस डायरेक्शन में एक साथ ऐसे सोचते हैं तो मुझे लगता है कि रास्ते निकाले जा सकते हैं। जी सुधीर जी। मैडम एक जी कहिए जल्दी से। हमारा ये कि पेशेंट कैसे, हमें ये नहीं देख कि होम्योपैथिक है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हमें कैसे लोगों को दुनिया में जो कैसे कम डर और माहौल है वो जब होगा जब लोग ठीक होंगे और इलाज दिया जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब। डॉक्टर रोहित, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे ये एक बिल्कुल ही नया इसका देखने को मिला है रूप, जिसमें सामने आया कि जो पॉजिटिव केसेस थे, इन्फेक्शन के मामले थे, उनमें कोई भी सिम्टम यहाँ पर नज़र नहीं आया। तो इस उसको रूप को कोरोना के क्या कहें, क्या ये कहें कि अब ये म्यूटेशन जो है वो तेज़ी से कर रहा है और म्यूटेट हो गया है कि अब कोई सिम्टम ही दिखाई नहीं देगा और ये एक जैसे स्लीपिंग सेल काम करता है उस तरीके से ये काम करने लगा है? देखिए कायनात जी, ये एक नया वायरस है जी। ये आगे कैसे म्यूटेट करेगा ये हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। इसके काफी केसेस एसिम्प्टोमेटिक हैं और काफी केसेस माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं। शुरुआत में जब मार्च में, फरवरी एंड में और मार्च में जब हम लोगों ने इस वायरस पे पकड़ बनानी शुरू की थी, तो जो क्लासिकल 2 सिम्टम्स कहते थे, हाई फीवर और कॉफ, सिर्फ इनको 2 चीजों को स्क्रीन किया जा रहा था ईसीपीडी सिम्प्टोमेटिक पेशेंट को पिक करने के लिए। स्थिति वहां से बदल चुकी है। अब जो है काफी और सिम्टम्स आ गए हैं। एनोस्मिया का मतलब है कि सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, टेस्ट में प्रॉब्लम, आप जो खाते हैं उसका टेस्ट नहीं पता चलता, कॉफ और फीवर तो है ही, सांस लेने में दिक्कत। अभी सोचने में आ रहा है, पता चल रहा है कि हार्ट पे इफेक्ट करता है, किडनी पे इफेक्ट करता है, ब्रेन पे इफेक्ट करता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे। इस सब के साथ एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है कि कुछ लोगों को कोई भी सिम्टम नहीं होता,
और जैसे कि पीछे आपने थोड़ी देर पहले नोट किया कि कुछ लोग ठीक होकर दोबारा पॉजिटिव डिटेक्ट हो रहे हैं जी। उस बारे में मैं एक और नोटिंग करना चाहूंगा। उस चीज को 3 तरह से सोचा जा रहा है। एक थॉट प्रोसेस ये है कि शायद कोई म्यूटेशन है जो रीइंफेक्ट कर रही है। दूसरा ये कि सेम वायरस इम्यूनिटी होने के बावजूद वो इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग नहीं होती और वो दोबारा इन्फेक्ट कर सकता है। ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है। जो थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि शायद जब उस इंसान को ट्रीट करके भेजा गया था तो जो उसका नेगेटिव टेस्ट आया था वो फॉल्स नेगेटिव था, वो क्लियर ही नहीं हुआ था और अब सबसे चल रहा है। ये बात WHO कह रही है और काफी देश अब ये बात सोचने लगे हैं। सो वी आर स्टिल इन ए लर्निंग फेज अबाउट दिस वायरस। डॉक्टर, अभी जिस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू इलाज करने की भी बात सामने आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, उन्हीं के जो है वो प्लाज्मा से जो है इसका इलाज किया जाएगा। तो क्या इन हालात में ये चीज़ लगता है कि बहुत ज़्यादा हम इससे उत्साहित हो सकते हैं या ये और डरावनी साबित हो सकती है? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। जो बेसिकली प्लाज्मा, फ्रेश प्लाज्मा का जो रोल है वो एंटीबॉडीज का है, जैसा कि आपने कहा। जिन लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हुई है, चाहे वो इम्यूनिटी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स में थी या वो इम्यूनिटी इन्फेक्शन के बाद वो लोग ठीक हो गए हैं तब डेवलप हुई है, जिस भी रीजन से इम्यूनिटी है, उनके ब्लड के प्लाज्मा को हम सेपरेट करके जो सीरियसली इल पेशेंट्स हैं, ये सीरियसली इल पेशेंट्स के लिए ज्यादा ट्रायल किया जा रहा है। अभी आज सुबह भी न्यूज फ्लैश आया है कि NHS ब्रिटेन में काफी बड़े स्तर पे इसको ट्रायल करने की सोच रहा है। ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है जी कि हम लोग ब्रिटेन में काफी बड़े लेवल पर इस ट्रायल अप्रूवल मांग हो रहे हैं इस चीज के। सेम हिंदुस्तान में हमने लुधियाना में एक ACP के ऊपर ट्राई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें नहीं बचा पाए लुधियाना के डॉक्टर्स। जी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लोग ट्राई कर रहे हैं और भी जगह पे ट्राई हो रहा है। बेसिकली जब ये प्लाज्मा नए इंसान के अंदर जाता है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस एंटीबॉडीज से, उस नए इंसान की एंटीबॉडीज बनने को बूस्ट मिलेगा और उसकी बॉडी उस वायरस लोड से फाइट कर पाएगी ताकि वो उस खतरनाक मोड से वापस आ सके। लेकिन उसके अपने रिएक्शन भी तो हो सकते हैं। प्लाज्मा को अगर उसकी बॉडी रिजेक्ट कर दे, उस इंसान उस प्लाज्मा का रिएक्शन हो जाए, उस प्लाज्मा से कोई और इन्फेक्शन हो जाए जी, ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, वो सारी चीजों की हमें बहुत बारीकी से समझ बूझ के उसके बाद करना जरूरी है। टेस्ट तो चल रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, अब कितना कारगर होता है ये तो वक्त ही बता पाएगा। अभी रिसर्च चल रही है, टेस्ट चल रहे हैं, क्या लगता है कि अभी इन सब चीज़ों में जो है वक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें कम हैं और इनका रिजल्ट आने में भी, जांच जो होती है, जो टेस्ट किया जाता है उसकी जांच रिपोर्ट आने में भी वक्त लगता है। क्या इस सब चीज़ों को हम और कम वक्त में कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका आप देखते हैं कि जो जांच हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है, जो रिपोर्ट है, वो भी तेज़ी के साथ मिल सके और इलाज भी और तेज़ी के साथ उसका किया जा सके? मेरे विचार में, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, मोबाइल टेस्टिंग यूनिट्स होने चाहिए कम्युनिटी पेनिट्रेशन के लिए। वो बहुत जरूरी है क्योंकि सिर्फ हम हॉस्पिटल्स की ओर कंसंट्रेट ना करके पेशेंट्स को कम्युनिटी में ही हॉस्पिटल आने से बचाने की स्थिति में लेके आए तो वो हमारे लिए हॉस्पिटल्स की सर्विसेज के ऊपर जो एडिशनल लोड जनरेट होने वाला है उसको रोक सकता है जी। एंटीबॉडी टेस्ट कंबाइंड विद रैपिड PCR टेस्टिंग, ये दो चीजें अगर हम यूज करें और उसके बाद क्वारंटाइन, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इन सब को यूज करें उन सब चीजों के साथ, तो हम कम्युनिटी में उस चीज को कंटेन कर सकते हैं। हॉस्पिटल लेवल पे डॉक्टर्स बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जितना भी डॉक्टर्स से हो पा रहा है, नर्सिस से हो पा रहा है, बाकी पैरामेडिक, हेल्थ केयर वर्कर्स। डॉक्टर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हम पूरी तरीके से कोरोना को समझ चुके हैं कि आखिर ये क्या है, या फिर अभी और हमें इसे समझना बाकी है, और अगर बाकी है तो कितना वक्त हमें इस पर लग जाएगा इसको रिसर्च करने में? देखिए, हम लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए। ये प्याज के छिलके की तरह है, आप एक लेयर उतारेंगे आपको दूसरी लेयर नजर आएगी, तो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। कितना टाइम लगेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, और उसके बाद वो म्यूटेट कर जाएगा
तो क्या हमें फिर से उसको नए तरीके से समझना पड़ेगा, ये भी कहना बहुत मुश्किल और है। यहाँ कह सकते हैं कि ये म्यूटेट कर रहा है जिस तरीके से अभी नए जी। केसेस जो सामने आए हैं। जी, पॉसिबिलिटी है, जी, लेकिन मैं निराशावादी सोच जी। नहीं देना चाहता। जी दुनिया के हर कोने में लाखों हजारों लोग लगे हुए हैं, वैक्सीन डेवलप हो रही है। डॉक्टर, एक ये भी हमारी- सवाल जाने से पहले मैं चाहूंगी हम इसका भी जवाब आपसे ले लें कि जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग है, अगर खुदा ना खास्ता उनके अंदर भी ये वायरस पहुंचता है तो क्या ये मुमकिन है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो इससे लड़कर इसको हरा दे और वो इससे इम्यून रहे? बिल्कुल, यही तो हो रहा है। देखिए 80 से 90% लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक इसी बेस के ऊपर है कि जो लोग इम्यून लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, वो लोग वायरस को फाइट करके अपनी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। और यानी अगर ये वायरस प्रवेश भी करता है तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि ये रह जाएगा और जब इम्यूनिटी कमजोर पड़ेगी तो ये एक्टिव हो जाएगा? इसके बारे में रिसर्च चल रही है, अभी पूरी तरह से कहना मुश्किल है। अभी उसको डिफरेंट ऑर्गन में इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि शायद ये आ सकता है कभी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की बहुत कमी है लेकिन हम ज़रूर इस पर चाहते कि हम आपसे चर्चा और आगे करें, क्योंकि इस वक्त जो है इस वायरस को लेकर सवाल जो है कई तरह के उठ रहे हैं जिनके जवाब जो है हर कोई जानना चाहता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देश में अब तक करीब 17,262 मामले जो है वो हो चुके हैं पॉजिटिव, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 36 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इस बीच अच्छी खबर ये रही है कि देश के कई जिले अब कोरोना मुक्त हो गए हैं, मगर चिंता की बात यह है कि अब तक सामने आए संक्रमितों से 80% मामले ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं। तो चिंता यहाँ पर लगातार बनी हुई है, खतरा भी सर से टला नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी बात जो है उसका ख्याल जिसे हर एक व्यक्ति को रखना है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी शारीरिक दूरी का ध्यान रखना है और उसको बनाकर रखना है। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि घर के अंदर ही अभी आप सुरक्षित हैं, घर ही आपका सुरक्षा कवच है। साथ ही जो लॉकडाउन के नियम है उनका भी कड़ाई से पालन करना है। इसी अपील के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।